वो पहनना मैंने शुरू कर दिया। हाथ से बने हुए खादी का ना? हाथ से बना हुआ चरखा चला के, चरखा चलाते हैं गांव में लोग, उनसे लेके कपड़ा बेचारे कपास लेके सूत बनाया, उसके बाद वो खादी बनाते हैं, तैयार करते हैं। एक ये कुर्ता बनवाया अपने लिए, बहुत बढ़िया। ये हाथों की बुनाई है सारी टोटल। और ये चादर भी? ये चादर भी हाथों की बनाई है, सबसे अच्छा। सब आपने भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद? सब राजीव भाई को सुनने के बाद सारा बदलाव कर दिया एकदम। क्या वो जो भी खरीदना उनसे खरीदना, जो पैसा जाएगा गरीब के हाथ में जाएगा, किसी भी विदेशी कंपनी के हाथ में जाने नहीं है मेरा पैसा। पूरी कोशिश है अपने तरफ से कि जितनी ज्यादा से ज्यादा, हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सब गरीबों के हाथ में पैसा जाए। एक भी पैसा किसी भी विदेशी कंपनी के हाथ में जाने नहीं दूंगा। गाँव गाँव जाकर खुद मैं लोगों को अब ये बताना शुरू कर दिया, सब खादी पहनो, यही पैसा अपने देश के पास जाए। और ये पर्चे आपने छपवाए? ये मैंने गांव में देने के लिए छपवाए थे। और मैंने ना आपके जो ग्रुप में आपने मैसेज डाले उनका प्रिंटर मंगाया, मैंने कि निकालो इतने इतने पेज। अच्छा। गड्ढे निकलवाए पेजों के पूरे गांव में, गंगा किनारे जितने गरीब लोग हैं, लो जी सब फ्री में चिकित्सा करो। राजू भाई के आपने 15 सूत्र डालते हो ना, हाँ। कि पत्थर क्या क्या सेवन करना, वो 15 सूत्र लिखे, मैंने कि इनका पालन करो, जीवन भर स्वस्थ रहो। मेरा आपका नंबर दोनों का दे दिया, कोई भी जीवन में परेशानी आए बात कर लेना तुम, कॉन्टैक्ट नंबर। वो मैं आपको पर्चे दिखाता हूँ, इतना अच्छे तरीके से मैंने वो बना के छापे है ना, आप खुद को वो देख के तो आपने बहुत। आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है बाबू, दिखा ना बाबू को लाइब्रेरी। ये अष्टांग हृदयम, अष्टांग सूत्रम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, होम्योपैथ, आयुर्वेद चिकित्सा सार, धन्वंतरीकृत, ये सारा जो भी कलेक्शन है भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद मनीष भाई ने पूरी की पूरी कलेक्शन बना दी। और कलेक्शन ही नहीं बनाई, इसको पढ़ भी रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं, लोगों को अमल भी करा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, गांव-गांव की चिकित्सा कर रहे हैं। मतलब इन्होंने हर पैथी को, जो अफोर्डेबल पैथी जो हर इंसान आसानी से कर सकता है, उन सभी पैथियों को, ये आयुर्वेद की जड़ी बूटी रहस्य, इसके जो अलग अलग पार्ट हैं सारे, ये होम्योपैथ, होम्योपैथ औषधियों का संजीव चित्रण, इनके सारे होम्योपैथ ने, मनीष भाई ने अपनी पूरी होम्योपैथ, आयुर्वेद, घरेलू, इन सबको संग्रह करके आरोग्य मनीष भाई के बारे में जो भी कहूँ, बताऊँ, बोलूँ कम है कि इस उम्र में और अपनी समय में अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर रहे हैं, ज्ञान लेके अपनी जॉब को करते हुए, दिनचर्या को, अपने परिवार को पालने वाले काम को सभी को करते हुए, जितने भी शब्द कहूँ कम है कि इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भाई राजीव दीक्षित जी के प्रिंट निकाल के अपने क्रांतिकारियों को पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में निकाला और पढ़ना जैसे मैंने इनके बारे में शुरू करा तो लगता है कि इन्हीं की तरह मुझे बनना है, कैसे भी, जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करा, मेहनत करी, और ये उन्होंने सीखा। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी राजीव भाई सब क्रांतिकारी, भगत सिंह, और ये हमारे परम गुरु जिनकी वजह से हम लोग आए हैं आज, ये बदलाव हमारे अंदर आया थोड़ा सा, भाई राजीव दीक्षित जी, इनकी वजह से हमारा सारा बदलाव आया है। जब मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पढ़ा कि स्वदेशी अपनाओ, जब राजीव भाई ने बनाया कि ये हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश के लिए जो करा, जब हमें समझ में आई कि हमारा देश सबसे महान है, हमारे देश जैसे ही ना ही कोई पैदा होंगे क्रांतिकारी ना हुए हैं कहीं भी। मैंने राजू भाई के 1000 रुपये इतनी सारी किताबें वो छपवाई, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इतनी सारी किताबें पतली पतली छोटी छोटी, जिसमें पानी के सूत्र, नियम और स्वस्थ रहने के सारे नियम कलर प्रिंट के साथ सारे छपे हुए हैं। वो मैंने छपवाने के बाद एक एक उसको और एक एक ये वाला पर्चा जो मैंने दिखाया था, दोनों मिला कर वो बांटने शुरू कर दिए फ्री में अपनी तरफ से, एक ये वाले पर्चे। मनीष भाई आप एक चीज बताइए कि ऐसे आप पेशे से क्या करते हैं? पेशे से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड में।
तो कहाँ पे पोस्टिंग ये है? मेरी फरुखाबाद में पोस्टिंग है, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। ये सौभाग्य एक योजना है भारत सरकार की, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम है। उसी योजना को मैं पूरा करा रहा हूँ, उसी में मैं इंजीनियर हूँ कि गांव-गांव हर घर-घर में बिजली हो। उसी से मुझे मौका मिलता है गांव-गांव जाने का। मैंने सोचा राजीव भाई के सपने का पूरा करने का भी ये भी बहुत अच्छा मौका है। जब मैं गांव-गांव में जाता हूँ, वहाँ खड़ा रहता हूँ, बिजली का काम कराता हूँ, साथ में जैसे ही मुझे समय मिलता है 2 घंटे, फिर अपना राजीव भाई के बारे में बताने लगता हूँ, चिकित्सा के बारे में बताता हूँ, घरेलू आपकी जितनी भी सारी बातें हैं, वो जो पोस्टिंग डालते हो आप, उन पर लिख कर कंप्यूटर से प्रिंट करा के उन्हें बांटना शुरू कर देता हूँ कि आप रसोई घर में सारी बीमारी ठीक करो। आपने इतना आसान बना दिया चिकित्सा को कि रसोई घर में शायद ही ऐसी कोई बीमारी छोड़ी है आपने जिससे ना चिकित्सा करी हो पूरे तरीके से। और उसको आप अमल कर रहे हैं, अमल आप पूरे अमल तरीके करवा से रहे हैं मैंने लोग। सोच लिया। जैसे ही मैं अभी तो छुट्टी पे चल रहा हूँ, जैसे ही जाऊँगा फिर ये काम शुरू कर दूंगा जाके। तो सुबह सुबह जाके मैं चाहता हूँ कि सुबह मैं ये समझ लीजिए आप, मैं सुबह जैसे 6 बजे निकल गया गाँव में, 2 घंटे वहां से काम खत्म करके सारे बांट के फिर 8 बजे 9 बजे अपना ऑफिस निकल जाता हूँ। उन्हें भी नहीं पता चलता कि मैं कहाँ गया, कैसे करा, पहले मैंने सारे काम निपटा लिए। फिर अपना शाम को लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह मैं सारे काम निपटा देता हूँ गाँव में। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको, बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे भाई बंधु हमारे साथ हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में। आपने ये जो ग्रुप बनाया ना, इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब, ये समझ लिया आपने सबको ना एकदम ऐसा बना दिया कि वो अब अपने देश के लिए ही करेंगे जो करेंगे, सब के सब टोटल। चिकित्सा इतनी आसान बना दिया आपने, उस सबको सिखा दिया कि भाई जो काम करना है ना आपको, जो भी करना है पूरी मजबूती के साथ मिलकर, किसी चीज़ से डरना नहीं है। मन में कभी रहता नहीं है कोई कॉन्फिडेंट, आपने इतना कॉन्फिडेंट डाल दिया मन में, विश्वास आत्मविश्वास के बाद आपने जितने भी अनुभव बताए ये सब लिखना शुरू कर दिए। ये सब लिखता ही चला गया मैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ भाग बनाया दूसरा। जैसे जलना, अल्सर, मुंह के घाव, हड्डी टूटने पर, मोच आने पर, सामान्य चोट लगने पर क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये संजीवनी नाश्ता के बारे में, ठंड से खुजली हाथ पैरों में कैसे करना है, चेहरों के लिए और उसके इलाज टोटल, अल्सर का, सर्दी का, चिकनगुनिया, मौसम बदलने पर, दांत बदलने पर, सब देख देख कर राजू भाई को, आपकी इन चीज़ों को देख देख कर सारा लिख कर याद करना शुरू कर दिया और सबको बताना शुरू कर दिया। अनुभव साइलिशिया दोषों का, ये कैसा रहा, बहरेपन का, सबका अनुभव लिख दिया। कैंसर में किस चीज़ों को काम आने लगी, कौन कौन सी दवाएं, त्रिफला खाएं, कैसे खाएं, कब कब, लहसुन के क्या क्या, आपने जो अनुभव बताए सारे, क्षय रोग में, हड्डी टूटने में, गांठ के लहसुन के फ़ायदे, मधुमेह के लिए आपने बताया, पूरे लिख लिए यार। अनुभव गले की समस्या में गरारे का हल्दी, लौंग, अजवाइन या फिटकरी डालकर नियमित। ये अनुभव साथ में अंगूठे पर घाव, नाखून भी पकड़ लिया, गर्म सरसों तेल लगाएं, 10 बार लगाने से ठीक हो गया, सरसों तेल हल्दी लगाने से। ये ऐसे अनुभव। उपचार जो बताया उपचार, अनुभव जो बताया अनुभव, वो अलग अलग लिख लिए। पेट का फूलना, उसका उपचार क्या था, उपचार। गोविंद जी सर्दी की दिनचर्या आपकी दिनचर्या भी लिख दिया मेरा, क्या क्या आपका पालन हुआ, देखो क्या आप भी मेरी तरह सर्दी में खांसी से परेशान हो, घबराए नहीं, ये आप करें, गुनगुना पानी पिए, सोच के बाद सरसों तेल लगाकर तापमान में, उसके बाद आपका हर जगह मैंने इसमें नाम लिखा हुआ, ये लिख दिया आपका नाम यहाँ पर। भाई जी ऐसे करके, भाई जी, गुरु जी, सब जगह कुछ ना कुछ मैंने आपसे जोड़ दिया, हाथ पर देखो लिख या। गोविंद जी पिछले 1.5 वर्षों में मैंने घरेलू चिकित्सा के अध्ययन से एक एक चीज़ आपको लिख के ऐसे लिख के याद करनी शुरू। आपने एक पोस्ट डाले भागवत जी के रसोई घर के 48 या 48 लिख लिए, मैंने कि इसी के बारे में आप सारा पढ़ता रहना हमेशा। आपने जायफल दूध का एक बार डाला था किसी के बारे में, तो वो अनुभव मैंने यहाँ लिख लिया। रात को गर्म दूध के साथ 4 चम्मच अजवाइन, जीरा, 1 शहद के साथ, ये उपचार अनुभव। त्रिफला पीने से मेरी माता पूरी तरह से ठीक हो गई, 10 साल से परेशान थी। उपचार इन्होंने क्या बताया था, भाई 4 महीने की बिटिया खांसी ठंड। और ये मेरी मम्मी के नाखून पहले इतना था, नाखून नियमित तौर से सरसों तेल लगाएं, गुनगुना पतलीनों चूना खाएं। उपचार ये थूजा बताया आपने इस बच्ची के लिए,
माता को दूध बढ़ाने का, सारी औषधियाँ बताई। इसकी तो एक मैंने पूरी बहुत बड़ी किताब लिख दी इसके ऊपर, संजीवनी आस्था त्वचा, तुलसी के अलावा अपना सारा बता दिए। इसकी तो मैंने एक मोटी सी और किताब लिखी थी, मैं आपको, मैं सोच रहा था आपको जरूर दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। एक मेरी डायरी है जिसको मैंने आप सारा उससे भर लिया पूरी तरीके से। ये बैग लेता हूँ इसे टांग के गाँव में निकल जाता हूँ। ये गांव में कोई वीडियो बनाने के लिए ये रख लेता हूँ, दिखाने के लिए कि गांव में हमारे पूर्वज किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या गांव में काम करते हैं। आपको दिखाता हूँ। ये कंप्यूटर से किताब निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। कंप्यूटर से प्रिंट निकाले कि चिकित्सा के बारे में सारी चीज़ें, चिकित्सा प्रकाश प्रिंटर निकाल के कभी भी जब मैं बड़ा आसानी से पढ़ लिया। रुचि, अजीर्ण रोगों में क्या करना है, मल्टीपेटेंट पीलिया रोग के लिए उपचार, फिटकरी, खुद से प्रिंट निकाल के। और बहुत सारे, इतने सारे प्रिंट मैंने पेज अपने प्रिंटर से निकाले, उससे प्रिंटर से निकाल के भारत के क्रांतिकारी आयुर्वेद चिकित्सा के, आपके स्वस्थ समृद्ध भारत में जितने भी ग्रुप में जो मैसेज आए, जो अनुभव थे लोगों के, वो सारे मैंने प्रिंट करके उसमें निकाल लिया, एक्सेल शीट में बनाया उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके बाद निकालने के बाद प्रिंट पर पढ़ना शुरू कर दिया, दूसरों को भी देना शुरू कर दिया प्रिंट निकालने के बाद, ताकि दूसरों को भी आसान हो जाए, उसके लिए भी चिकित्सा करना सबके। क्योंकि आज के समय में ज्ञान ही सबसे बड़ा है, ज्ञान से ही सबसे बड़ा सुख है। ज्ञान होएगा तभी हम जीवन में हमेशा सुखी रह सकते हैं। ना ही पैसे से रहा जा सकता, ना ही आप कोई भी ऐसा काम कर लीजिए, चाहे करोड़ों रुपए कमा लीजिए, आनंद में रह लीजिए, जीवन को बिल्कुल सुखदायी बना लीजिए पैसों से, लेकिन किसी से भी आप कभी भी जीवन में मन से और शरीर से, दोनों से कभी शांति नहीं रह सकते। केवल ज्ञान है जीवन को भी, मन को भी, शरीर को भी, सबको सम्मान दिलाता है और आगे बढ़ाता है। और ये मनीष का छोटा भाई है, ये भी मेरे साथ लगे रहते हैं। ये गौ माता से, ये गौ माता के सबसे बड़े भक्त हैं जी। गौ माता की, ये समझ लीजिए आप, लोगों को जाकर गौ माता के बारे में बताना और गौ माता की दवाइयों से, गौमूत्र से चिकित्सा करना, लोगों को ठीक करते रहते हैं। और बाबू आपने पढ़ाई क्या करी है? मैंने जी बीटेक किया हुआ है। आइए भी आइए, आइए भैया। कैसे? बस बढ़िया। ये बीटेक किए हुए हैं भैया, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह। और गौशाला चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल हो गए, कब से हैं गौ माता की सेवा में? मैं गौ माता की सेवा में पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम दूध उठाकर गौशालाओं से देते थे, अब अपनी गौशाला कर दी हमने। ठीक है जी। हाँ, बाकी गाय के गोबर से जो मेडिसिन बनती हैं, गौमूत्र से जो दवाइयाँ बनती हैं वगैरह, वो भी हम घर घर पहुँचाते हैं लोगों के, और उनके बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं कि बीमारियों पर कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। तो ये गौशाला बीटेक करने के बावजूद भी आपको गौ माता की तरफ प्रेरणा कहाँ से आई? ये राजीव भाई को सुनकर, उनके व्याख्यानों को सुनकर हमें ये प्रेरणा मिली। और जैसे ही मैंने गौमूत्र के चमत्कार लोगों पर देखे उनकी बीमारियों में, तो मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में गौ माता की सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है। और लोगों को जब रिजल्ट मिले उनकी बीमारियों में, तो बहुत खुशी हुई देखकर, और अपना गौ संवर्धन पर काम करने का बहुत ही ज़्यादा मन करा अपने। इस गौ माता की तरफ आने में आप बीटेक पढ़े, पापा के पैसे लगाए बीटेक करने में जी, तो फिर घर वालों की आपत्ति नहीं हुई? घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन था? घर वालों को तो केवल ये होता है कि बच्चा अच्छे पैसे कमाए। इसमें फिर मैंने ये देखा कि अच्छा खासा एक बिजनेस भी है और साथ में गौ सेवा का काम भी है, तो ये दोनों काम मेरे को, इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत था कि मैं गौ माता की सेवा करूं, लोगों की चिकित्सा करूं। नहीं, मैं तो बात ये पूछ रहा हूँ आपकी कि आपके पिताजी ने आपको बोला नहीं कि मैंने तो तुझे इंजीनियर बनाया, तुम्हें इंजीनियरिंग के लिए? एक्चुअली पापा ने तो बहुत बोला था और उनको ये काम पसंद भी नहीं था, बट मेरा इंटरेस्ट इसी में ही था। मैंने जॉब वगैरह मेरा कभी मन नहीं करा करने के लिए, और मैं चाहता था कि मैं पूरी तरीके से गौ सेवा में समर्पित हूँ और यही मेरा बिजनेस भी हो। तो आपके बड़े भाई से आपको क्या प्रेरणा मिली? बड़े भाई ने हमेशा ये बताया कि पूरी ईमानदारी से काम करो, और अच्छा काम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति हमारे साथ होती है और उस काम में हम आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई ने सिखाया कि दूसरे का जीवन को सुखी बनाने
अपना सबसे पहला काम है। तो इसका मतलब जब आप ये इंजीनियर हैं और ऑलरेडी जॉब में हैं जी और आपने बीटेक करने के बाद गौशाले में आ गए, जी। तो फिर आपके गौशाले को चलाने के लिए, खोलने के लिए क्या भाई ने पापा को समझाया? भाई तो पापा को हमेशा से ही बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। पापा अभी भी थोड़ा सा ये करते हैं कि नहीं जॉब करना चाहिए इनको, वो करना चाहिए। बट हम पापा को यही समझाते हैं कि देखो हमारा जो भारत देश है इसके लिए भी हमारे कुछ फर्ज बनते हैं, हमारी गौ माता के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें करने हैं। और बाकी हम एक ये अच्छा बिजनेस है जिससे हम अपना पैसा भी कमा सकते हैं घर के लिए भी। और कोशिश करते हैं कि गाय माता का गोबर गौमूत्र सभी लोगों तक पहुँचे और इनकी वैल्यू लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हम एक ऐसी चीज़ से अवेयर नहीं है जो हमारे जीवन में हर क्षेत्र, मतलब हमारे पूरे देश का ही आधार है। आपकी उम्र क्या है बाबू अभी आपकी? मेरे जी 27। 27। कब से गौ माता की सेवा में लगे हो? मैं जी 4 साल से, पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और राजीव भाई को मैंने पिछले 4 साल से ही सुना है। अच्छा, राजीव भाई को भी 4 साल पहले सुना। जी, जी, जी। तो आप दोनों भाई में सबसे पहले कौन सुने राजीव भाई को? सबसे पहले मेरे छोटे भाई ने सुना था। अच्छा, आपने सुना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि मनीष भाई राजीव भाई को एक बार सुन के देखो। मैं कहने लगा अरे ठीक है कोई बात नहीं मैं सुनूंगा। उस समय मैं बाहर नौकरी कर रहा था, तो ये मेरे पीछे पड़े, नहीं नहीं आपको सुनना है सुनना है। तो उनके कहने के बाद फिर मैंने राजीव भाई को सुनना जब शुरू कर दिया, उसके बाद तो फिर मेरा उनके व्याख्यानों से हटने का ही मन नहीं करा। फिर मैंने रात दिन सुबह शाम, सुबह 4 बजे उठ गया, कान में रील लगाई और रास्ते में स्टेशन पर जाता था घूमते सुबह सुबह, वहीं कान में 3-3 घंटे तक रेगुलर सुनता रहता था। कब ऑफिस का समय हो गया पता ही नहीं चलता था। उसके बाद आया, फिर ऑफिस में बैठा, जब भी लंच हुआ कोई भी, फिर कान में रील लगा के फिर राजीव भाई को सुनता 2-3 साल हम दोनों मिलकर सुनते रहे। फिर हमने फैसला करा अब करेंगे अपने लिए भी काम और अपने देश के लिए भी काम। जो राजीव भाई ने बात बताई सारी कि गाँव में ऐसा होना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद से मैं गाँव से भी जुड़ गया। इंजीनियर रहा, इंजीनियरिंग लाइन में ऐसा जुड़ा कि गांव में जाने का मौका मिल गया। झारखंड में रहा 2 साल, वहाँ गांव में जाया, गरीबी देखी। राजू भाई की एक एक बात सारी सच निकली कि गांव में कितनी ज़्यादा गरीबी है और हमारा देश कितना ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है दिन पर दिन। तो मैंने सोचा कि अब ये ज्ञान राजू भाई का सब तक लोगों तक पहुँचाना है। सब तक ज्ञान पहुँचेगा तो ही हमारा देश ही आगे बढ़ेगा। इसी समय यही ज्ञान की ज़रूरत है सभी लोगों को। कि सोचा मैंने स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अपनी गौ माता और स्वदेशी खेती, इन तीनों के ऊपर तो हमको गांव में बताना ही बताना है हर हाल में। स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी खेती और स्वदेशी गौशाला, अपनी गौ माता, इन तीनों के बारे में बताती है तो गांव भी अपना स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये काम शुरू कर दिया। और ये हमारे बीच में भैया आए हुए हैं, एडवोकेट एस के गुप्ता जी। ये गाजियाबाद में ही हैं, तो मैं इनके घर आया था इन दोनों भाइयों से मिलने, तो भैया भी आए हैं। गोविंद जी ने अपना स्टेटस पे दिया कि आज मैं विजयनगर में हूँ। मैंने कहा विजयनगर हमारे घर के एरिया में आए और हमसे मिला, इनके लिए कैसे चले जाएंगे। दिल्ली में था, भाग के आया और बिना कपड़े उतारे वैसे ही बिना कपड़े बदले ही। अच्छा भैया, आप मेरे को ये बताइए, अभी जैसे 2 भाइयों को आपने देखा, एक इंजीनियर होके स्वदेशी चिकित्सा की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं और गांव जाके, मतलब संजोग से गांव में इनका जाना है, मैं तो ये गांव में उस चीज़ को कर रहे हैं, और एक भाई बीटेक करने के बाद गौशाला चला रहा है। तो आप इन दोनों के बारे में अभी सुन के आके जैसे सुने तो आपको कैसा लग रहा है? छोटा भाई जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैं बीटेक कंप्लीट किया हूँ, इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। गौ सेवा और गौ से बिजनेस बनाना ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग अपने आप में ही। तो अगर जिसने इस चीज़ को समझ लिया, वो बीटेक वाला क्या कमाएगा नौकरी करके, उससे ज़्यादा अपना बहुत बड़ा बिजनेस, स्टेट एम्पायर भी खड़ा कर सकता है और गौ माता की सेवा भी कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। मतलब आपने जैसे अपनी उम्र में जो 2 जवान बच्चों को आपने अभी जब देखा कि एक स्वदेशी के लिए भी कुछ कर रहा है अपनी नौकरी के साथ, और एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद गौ माता की सेवा में लग गया, तो आपको तो एकाएक कभी अच्छा लग रहा होगा कि गाजियाबाद में भी ऐसे हैं। ये दोनों छोटे भाई मेरे बड़े किस्मत वाले हैं कि इनके टाइम में राजू दीक्षित साहब थे। हमें तो पता ही नहीं चला, हमारी तो उम्र निकल गई। हाँ, लेकिन आज भी राजू दीक्षित साहब की बात, जैसे बड़े छोटे भाई ने कहा, एक एक बात सही है और वास्तव में इसके ऊपर में वर्कआउट करना चाहिए। और इनसे मैं भी बहुत इंस्पायर था, करीब 2009-10 में ही इंस्पायर था मैं। ये हमारे राजू दीक्षित साहब हैं, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। और जब ये रामदेव जी के साथ में थे तब, अब पता नहीं अनफॉर्चुनेटली इनका मर्डर हो गया या कैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ये हमारे लिए बड़ा अपूर्णीय क्षति हो गई हमारी। और बस
तब से हम सब लोग भटक गए हैं चलिए कोई बात नहीं। गाइडलाइन के। अब फिर हम दोबारा सब साथ मिलके उनके सारे सपनों को पूरा करेंगे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ईश्वर की मतलब कुछ हमारा बैड लक है कि हमारे गाजियाबाद को छोड़िए, इंडिया को छोड़िए, पूरे पृथ्वी को छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में 1 इंच जमीन खेती के नाम पे मेरा नहीं है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कभी ऐसा हुआ तो सबसे पहले खेती लेना है। और उसके बाद जैसे छोटे भाई ने इनका जो प्लान था वास्तव में बहुत बेहतरीन प्लान पे काम कर रहे हैं और कुछ इस तरह से हमारा भी सोच है। चलिए फिर एक बिना इंसान को ऐसा ही बनाना है कि राजीव भाई को सभी सुने और उनकी हर एक बात पर अमल करें। खुद भी मजबूत बनोगे, पैसा भी कमाओगे, सब चीज़ मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और सबसे अच्छी बात अपने देश को मजबूत बनाएंगे सब मिलकर। और मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने से पहले, जैसे राजीव भाई कहते थे, आप पहले फंक्शनली नॉलेज लो उसकी, फिर थ्योरेटिकल नॉलेज में इंटरेस्ट आता है। तो राजीव भाई जैसे बताते थे हर चीज़ में, गौशाला है या प्राकृतिक खेती है, स्वदेशी शिक्षा है हमारी, उसमें आप पहले फंक्शनली नॉलेज लेकर उसके बारे में जानें और फिर उस पर काम करना शुरू करें। मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा जरिया है हर काम को शुरू करने का। आज भी पूरा दिन हम गौ माता को देखने गए थे, गांव देखने के लिए। ये गौ माता किस स्थिति में है, कैसी है, क्या है, कौन उनकी सेवा कर रहा है, ताकि उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें, उनको लोगों तक जानकारी दे सके, उनको बता सके इनके दूध में, घी में, सब में कितने गुण धर्म हैं, ताकि वो उनके। और बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतना गौ माता के पास इतना ज्यादा सब कुछ होने के बाद भी उनको इतनी भरी सर्दी में भी बिना शेड के खड़ा होना पड़ता है, भरी सर्दी में भी। ये तो बहुत ही मेरे को गुस्सा आता है मोदी जी और योगी जी पे। अब मैं थोड़ी सी इसमें आता हूँ, किसी को गुस्सा आया तो गुस्सा मत दिखाना। ये दोनों धर्म के नाम पे सत्ता तो पाली है, गौ माता करते हुए, और आज भी इनकी गौ माता सड़कों पे ठंड में ठिठुर रही है, मर रही है, खाने के लिए चारा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये बड़ा गंदी बात है। जब हमारे छोटे भाई बीटेक होकर के कुछ कर सकते हैं तो वो तो सत्ता में, उनके पास पावर है, पैसा, सब कुछ है, उपाय क्यों नहीं करते? ये सिर्फ सत्ता हासिल करने का इनका प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। बहुत गुस्सा आता है। हम सब मिलके एक साथ दोबारा कहेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।